हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको जानकारी है कि हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में आर्टिकल 15 तक पढ़ चुके थे। आज आर्टिकल 16 पढ़ेंगे जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 पढ़ेंगे जिसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है और आर्टिकल 18 पढ़ेंगे जो उपाधियों के अंत की बात कहता है। ये तीनों आर्टिकल एक ऐसे समाज व ऐसे राज्य की स्थापना की बात करते हैं यहां पर नागरिकों के साथ किसी तरह का भी भेदभाव न हो। अगर नागरिक के साथ कोई भेदभाव होता है तो नागरिक सीधे राज्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है और राज्य को उस भेदभाव को रोकना होगा। आप सोचिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें कितना सशक्त बनाया है। एक व्यक्ति सामान्यतः अपने घर के खिलाफ नहीं बोल पाता अगर घर में उसके साथ भेदभाव होता है, पर वो राज्य के खिलाफ बोल सकता है और उसकी बात को राज्य को सुनना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब किताबी बातें कर रहा हूं। व्यवहारिक रूप से तो राज्य केवल अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं होता। गरीबों का शोषण होता है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकार पता है वो एक बार अगर कोशिश करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि राज्य ने उसको कितना सशक्त बनाया है। एक कमजोर से कमजोर नागरिक भी अपने लिए लड़ सकता है और इसके कई उदाहरण पड़े हुए हैं। हम सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के कई केस जब देखते हैं ना तो वो यही उदाहरण है। चलिए चलते हैं, पढ़ेंगे तो और चीजें भी देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 16 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 16, जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए ये अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो शान के साथ आप फॉर्म भरते हो ना, सभी लोग नौकरी को प्राप्त करने का अवसर रखते हो, वो इसी आर्टिकल से है। तो चलिए पढ़ते हैं ये आर्टिकल क्या है। तो देखिए जो संविधान में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, है ना। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, आप फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसके एक एक वर्ड को आपको समझाऊंगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, है ना, राज्य के अधीन किसी पद पर मतलब केवल सरकारी नौकरी। क्लियर? केवल सरकारी नौकरी, निजी नहीं, राज्य के अधीन। एक एक बात को समझिएगा। फिर दूसरे में क्या लिखा है कि राज्य के अधीन हो गया, फिर नियोजन व नियुक्ति दोनों पे, नियोजन व नियुक्ति। ठीक। अब देखिए सरकारी नौकरी के संदर्भ में नियोजन व नियुक्ति दोनों को लिया गया है। नियोजन और नियुक्ति दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को नॉमिनेट कर ले, है ना, कोई एग्जाम ना हो, सीधे हम उसको चुन लें तो नियुक्ति हो गई। और फिर मान लीजिए अगर कोई परीक्षा के थ्रू लिया जा रहा है तो उसको नियोजन बोलते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अब देखिए ये चार कीवर्ड हैं इसके, इन चार को अगर हम समझ लें तो हमें ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। पहला क्या कहा गया है कि केवल राज्य के अधीन पद हो कोई, है ना। तो राज्य के अधीन पद मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। क्लियर? ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं है। यहां तो क्लियर कर लीजिएगा कि इसका संदर्भ निजी क्षेत्र से नहीं है। आर्टिकल 16 का संदर्भ निजी क्षेत्र से नहीं है, यहां इतना क्लियर कर लीजिएगा। फिर है नियोजन व नियुक्ति के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र नियोजन के लिए यह अधिकार हो, या ऐसा नहीं है कि मात्र नियुक्ति से संबंधित यह अधिकार हो। आर्टिकल 16 का संदर्भ किससे है? नियोजन से भी संबंधित है व नियुक्ति से भी संबंधित है। फिर क्या क्या है? सभी नागरिकों को, है ना, अर्थात यह अधिकार केवल नागरिकों को मिला है, सभी को नहीं। बात समझ में आ रही? ये सभी को नहीं मिला हुआ, केवल नागरिकों को मिला हुआ है। फिर है अवसर की समता मिले। तो देखिए सामान्य रूप से यह कह रहा है कि राज्य सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराएगा सरकारी नौकरियों में नियोजन व नियुक्ति के संदर्भ में।
ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां एक बात याद रखिएगा कि ये मत कंफ्यूजन पाल लीजिएगा कि भारत में केवल नौकरी जो मिलेगी वो नागरिकों को ही मिलेगी, ये मत कंफ्यूजन पाल लीजिएगा। भारत में नौकरी दूसरे देश के नागरिकों को भी मिल सकती है, जैसे कुछ नौकरियां नेपाल के निवासियों को, नेपाल के नागरिकों को मिल सकती हैं, आप देखते ही होंगे। हाँ, पर याद रखिएगा जो ए ग्रेड की नौकरी होती है, आईएएस व आईपीएस, वो केवल नागरिकों को ही मिलती हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कभी मान लीजिए प्रीलिम्स में आ जाए। पर जो नेपाल के लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त है ना, बस यहां इतना अंतर होता है, उन्हें नौकरी देना ना देना राज्य की मर्जी पे है, उसको अधिकार नहीं प्राप्त। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति व नियोजन के संदर्भ में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अब इसका यह भी मतलब मत समझ लेना कि राज्य सभी को नौकरी देगा। पहले तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आप ये सोचो कि आर्टिकल 16 में ये लिखा है कि सभी को नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। नौकरी की अवसर सभी को है, अर्थात आपको अवसर है, आपके पास अवसर है कि आप नौकरी कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका एक उदाहरण से मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए एसएससी की जॉब्स आती हैं, ठीक, तो उसमें फॉर्म निकलते हैं। अब यही फॉर्म को समझिए कि ये अवसर है ना। अब इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, क्यों भी, केवल नागरिक। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एसएससी के फॉर्म केवल हिंदू भरेंगे, एसएससी के फॉर्म केवल मुस्लिम भरेंगे, या एसएससी के फॉर्म केवल महिला भरेंगी या केवल पुरुष भरेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके संदर्भ में राज्य नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य ये जरूर कर सकता है कि केवल भारतीय फॉर्म भर सकते हैं, है ना, वो भारतीय होने की शर्त लगा सकता है, ठीक, लेकिन भारतीयों के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। बात क्लियर। तो आर्टिकल 16 ने क्या कहा है, आर्टिकल 16 ने कहा है कि राज्य सरकारी नौकरियों के संदर्भ में भारतीय नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा, उन्हें सबको अवसर की समानता देगा। अब सवाल है अवसर की समानता क्या है, तो ये फॉर्म है अवसर की समानता। सभी को नौकरी नहीं देनी, सभी को नौकरी के लिए अवसर मिलेगा। अब एक परीक्षा होगी, है ना, मानदंड स्थापित किए जाएंगे, स्टैंडर्ड। इस मानदंड को क्वालिफाई करना होगा और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि ये मानदंड तो क्वालिफाई करना ही होगा, इसके बाद नौकरी मिलेगी, पर ये मानदंड सभी के लिए एक होंगे। ऐसा नहीं कहा गया कि मान लीजिए हिंदू के लिए मानदंड अलग हो, मुस्लिम के लिए मानदंड अलग हो, ऐसा प्रावधान नहीं है ना। ये मानदंड सबके लिए एक होंगे। बात समझ में आ रही। मानदंड तक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सबको अवसर है कि आप फॉर्म भरो और फॉर्म के बाद जो न्यूनतम मानदंड या न्यूनतम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसको क्वालिफाई करो और नौकरी ले लो। तो ये चीज आर्टिकल 16 में कही गई है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, उन सवाल को थोड़ी देर को शांत रखिएगा और 16 का पार्ट 2 देखिए। 16(1) पढ़ लिया ना, 16 का पार्ट 2 क्या कहता है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, निवास व जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता ना राज्य के द्वारा। याद रखिएगा जो आर्टिकल 16 है ना, वो राज्य के खिलाफ मिला हुआ है, अर्थात राज्य को लिमिटेड करता है। तो क्या कहा गया है कि राज्य धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, उद्भव के आधार पे, निवास के आधार पे व जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता।
लेकिन एक शब्द याद रखिएगा, यहां केवल लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एसएससी का फॉर्म आता है तो उसके फॉर्म को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि केवल हिंदू भर सकते हैं, या यह नहीं कहा जा सकता कि केवल सवर्ण भर सकते हैं, या यह नहीं कहा जा सकता कि केवल महिला या केवल पुरुष भर सकते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल किसी एक परिवार के लोग भर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जो पुलिस का फॉर्म है वो केवल वही भर सकते हैं जिनके पूर्वज पुलिस में थे, ऐसा नहीं है ना। यह भी नहीं कहा जा सकता केवल एक क्षेत्र के लोग रहने वाले भर सकते हैं। मान लो फॉर्म आ जाए कि केवल यूपी के लोग भर सकते हैं, केवल एमपी के लोग भर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए कहा जाए कि जो एमपी में पैदा हुआ था वो यूपी का फॉर्म ना भर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि राज्य, है ना, सरकारी नौकरी के संदर्भ में, याद रखिएगा, राज्य सरकारी नौकरी के संदर्भ में केवल इन आधारों पे भेद नहीं कर सकता। अब केवल शब्द याद रखिएगा, बहुत ध्यान है। राज्य केवल धर्म के आधार पर नहीं कर सकता, धर्म के साथ किसी और क्राइटेरिया को जोड़ के तो कर सकता है। यह बात वैसी है जैसे मैं कहूं कि आप केवल रोटी नहीं खा सकते, केवल सब्जी नहीं खा सकते, पर रोटी के साथ अगर पानी रख लेंगे तो आप खा सकते हैं, क्योंकि फिर वो केवल रोटी नहीं है, रोटी और पानी हो गया। तो स्टेट भेदभाव कर सकता है अगर धर्म व किसी और एक क्राइटेरिया को जोड़ ले, है ना, अगर जेंडर और किसी एक और क्राइटेरिया को जोड़ ले। तो याद रखिएगा ये केवल शब्द बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इस आधार पे राज्य को रोका गया है। अब आप कहोगे कि सर इसके अलावा बचता क्या है, तो मैं कहूंगा भाषा याद करिए, लैंग्वेज। राज्य लैंग्वेज के आधार पे भेदभाव कर सकता है। अगर मान लो कि उड़ीसा का पीसीएस का फॉर्म आता है तो राज्य ये बोल सकता है केवल उड़िया भाषा पहचानने और समझने वाले लोग ही फॉर्म भरें, और ऐसा होता भी है। आप देखिए उड़ीसा का कभी फॉर्म भरिएगा तो आप देखेंगे कि वहां शर्त लिखी होगी, है ना। अब आप यूपी एमपी सब जगह हिंदी ही है तो नॉर्मल आपको अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन कभी साउथ का कोई फॉर्म भर के देखिए तो आपको ये बात पता चल जाएगी। तो इसमें लैंग्वेज शब्द नहीं लिखा, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन बनेगा और आपको ये चीज याद तो होगी नहीं, है ना। जैसे मैं भी आपसे पूछ लूं 15 में क्या क्या कहा गया है, तो आपको नहीं याद होगा कि 15 में उद्भव की बात नहीं की गई और निवास स्थान की बात नहीं की गई, इन दोनों की बात नहीं की गई, क्योंकि 15 में भी राज्य को रोका गया था भेदभाव करने से। सामान्य रूप से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर तो रोका गया था, लेकिन इन दोनों के आधार पर नहीं रोका। इनको केवल 16 में दिया गया है। और याद रखिएगा भाषा, भाषा को समझिएगा कि भाषा इसमें क्राइटेरिया नहीं बनाया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनको पता था कि किसके आधार पे भेदभाव करना न्यायपूर्ण होगा और किसके आधार पे भेदभाव करना अन्याय होगा। चूंकि अब उड़ीसा में कोई पीसीएस अधिकारी अगर बनता है और उसको उड़िया नहीं आती तो वहां क्या काम करेगा? कोई अगर तमिलनाडु में पीसीएस अधिकारी बनता है और उसको तमिल नहीं आती तो वो क्या काम करेगा? बात समझ में आ रही ना। तो भाई वहां भाषा की जरूरत है, इसलिए भाषा को भेदभाव का आधार बनाया जा सकता है। पर आप देखिए आज से कई साल पहले क्या होता था, जैसे मान लो ब्रिटिश काल में ही देख लो कि सरकारी नौकरियां केवल ब्रिटिश से संबंधित लोगों को ही मिलती थी, उद्भव के आधार पे भेदभाव होता था। या मान लीजिए कि उसके पहले कभी कि मात्र किसी सवर्ण ब्राह्मण को ही नौकरी मिलती थी या क्षत्रिय को ही नौकरी मिलती थी, ऐसा भी प्रावधान था। तो जाति के आधार पे भी पहले भेदभाव होता था, जेंडर के आधार पे भी भेदभाव होता था पहले। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। लेकिन अब जिस दिन से हमारा संविधान बन गया, लागू हो गया, तो फिर क्या कहा गया कि भाई केवल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, उद्भव के आधार पे, निवास के आधार पे व जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? चलिए अब चलते हैं 16 का तीसरा पॉइंट, है ना। हमने 16 का पहला पढ़ लिया जिसमें सामान्य रूप से कहा गया है कि राज्य सभी को अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा।
फिर 16 का जो 2 पॉइंट है उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा ऐसा नहीं करेगा, और 16 के 3 में क्या कहा गया है कि एक अपवाद है, ये अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है कि जो 16(1) व 16(2) में कहा गया है जस्ट उसका उल्टा है, ये इसको अपवाद कहते हैं। 16(3) में क्या कहा गया है कि निवास के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है राज्य के द्वारा, भेदभाव किया जा सकता है राज्य के द्वारा, पर एक शर्त है कि ये भेदभाव का अधिकार केवल संसद को है बस, और किसी को नहीं, है ना। कहने का मतलब है कि यदि आंध्र प्रदेश को ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में केवल आंध्र प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए, तो इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश के पास पावर नहीं होगा, इसके संदर्भ में संसद के पास पावर है। संसद चाहे तो आंध्र प्रदेश के संदर्भ में यह नियम बना सकती है, यह नियम या कानून बना सकती है कि आंध्र प्रदेश में केवल आंध्र प्रदेश के निवासियों को नौकरी मिलेगी। ऐसा प्रावधान संभव है, किया जा सकता है, लेकिन यह कौन करेगा? यह संसद करेगी। आंध्र प्रदेश का विधानमंडल इसमें नियम नहीं बना सकता। अब ऐसा क्यों कहा गया होगा? तो चलो पहले यह समझते हैं कि निवास के आधार पे ऐसा भेदभाव करना क्यों कहा गया। तो देखिए, भारत में काफी विविधता है, कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हैं। आप यूपी देखो, आप महाराष्ट्र देखो, आप बिहार देखो, आप महाराष्ट्र देखो, लेकिन आप एक चीज और देखो, आप महाराष्ट्र में भी दो भाग देखो, है ना। महाराष्ट्र में भी आप दो भाग देखोगे कि महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र बड़ा विकसित है और पूर्वी क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है। अर्थात पूर्वी लोगों को प्रशासन में उतना जगह नहीं मिली होगी, तो भाई उनकी तो केयर करनी पड़ेगी ना, उनको विशेष रूप से प्रावधान करने होंगे ना, क्योंकि जो लोग कमजोर हैं उनकी तो विशेष रूप से केयर करनी है ना। आर्टिकल 14(2) याद है? मतलब 14(2) नहीं, आर्टिकल 14 में मैंने जो दूसरा पार्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो कमजोर हैं उनकी विशेष रूप से केयर करनी है। तो भाई जो किसी विशेष क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे लोग जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला सरकारी नौकरियों में, तो उनके लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने निवास को लेकर एक 16(3) एक अपवाद बनाया। साथ में यह शक्ति संसद को क्यों दी, यह शक्ति राज्य के विधानमंडल को क्यों नहीं दी? ऐसा इसलिए कि मान लो भाई कल यूपी कहने लगे कि यूपी की नौकरियां केवल यूपी को मिलेगी, फिर इसी बात में एमपी कह देगा एमपी की नौकरियां केवल एमपी को मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि हर सरकार अपने आप को फिर क्या दिखाना चाहेगी कि हम अपने नागरिकों को, अपने निवासियों को ही नौकरी देंगे। नागरिक शब्द नहीं यूज करना, क्योंकि नागरिक तो सब भारत के ही हैं, निवासी शब्द मैं यूज कर रहा हूं। तो कल के दिन फिर गुजरात कह देगा कि हमारे यहां केवल गुजरात के लोग ही नौकरी कर सकते हैं, फिर वहां पंजाब कहेगा कि हमारे यहाँ केवल पंजाब के लोग ही नौकरी कर सकते हैं, और इस तरह में देश की अखंडता प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि फिर देश की एकता और अखंडता पे सवाल उठेगा। सब केवल अपने अपने राज्य के लिए लड़ने लगेंगे। अभी आप देखिए, यूपी का लोग एमपी जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये देश की एकता व अखंडता को दिखाता है, ये देश में भाईचारे की भावना को दिखाता है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि यूपी बस में यूपी के लोग नौकरी कर पाएंगे, तो यूपी एक इकाई के तौर पे बनने लगेगा, है ना। और फिर क्या होगा? वो धीरे धीरे सबसे कटने लगेगा और समस्या आने लगेगी। फिर एक परिवार में देखो कि अगर हो जाए कि हर कमरे में बस वहां के लोग ही रहेंगे, तो क्या दिक्कत तो आएगी ना। अभी तो क्या है कि इधर से उधर होता रहता है, तो पूरे घर में माहौल बना रहता है। वैसे ही हमारे देश में भी एक भाईचारे का माहौल बना रहता है। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाए कि राज्य के विधानमंडल नियम बनाने लगे इस संदर्भ में, तो राज्य अपने नागरिकों को खुश करने के चक्कर में क्या करेगा? लोक लुभावन करने लगेगा। आप देख ही रहे हो, कई बार ऐसे वक्तव्य दे दिए जाते हैं, जैसे हाल ही के समय में एमपी सरकार ने बोला कि एमपी में नौकरियां केवल एमपी के लोगों को मिलेंगी। तो भाई अब उसको तो चुनाव जीतना है, जो एमपी में सरकार है उसको तो चुनाव जीतना है, तो वो एमपी के लोगों को ही खुश करना चाहेगी।
और एमपी के लोगों को खुश करने में वो ये बात भूल जाएगी कि इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है। एक दिन यही कहा जाएगा कि फिर एमपी को अलग कर दो, ये भी तो हो सकता ना, मान लो फ्यूचर। अरे भाई आप सोचो कि जो मुस्लिम लीग है उसने पहले थोड़ी बोल दिया था कि हमें अलग पाकिस्तान दो, पहले तो यही मांग की ना छोटी छोटी, फिर एकदम से बड़ी मांग हो गई। तो प्रभाव बड़े घातक होते हैं कई चीज़ों के, और संविधान निर्माताओं हमारे इतने समझदार थे कि वो सब जानते थे। इसीलिए देश की एकता व अखंडता के लिए यह पावर 16(3) से संबंधित पावर केवल और केवल संसद को दी, क्योंकि संसद देश के लिए काम करती है, किसी राज्य के विशेष के लिए काम नहीं करती। अब मान लो संसद का मतलब इस समय मोदी सरकार, अब मोदी सरकार अगर यूपी बस के लिए काम करने लगेगी तो उसे डर रहेगा कहीं एमपी वाले हमसे न नाराज हो जाएं, कभी बिहार वाले न नाराज हो जाएं, तो क्या ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कोई भी स्टेट के लोग उससे नाराज हों, वो पूरे भारत को लेके चलेगी। तो बात समझ में आ रही है अब? तो इसलिए यह पावर दी गई। अब चलिए 16(3) हो गया, अब 16(4) देखते हैं क्या है ना, यह भी अपवाद है। एक तरफ क्या कहा गया कि राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 16(4) में क्या कहा गया कि अगर राज्य को लगता है कि किसी विशेष वर्ग का, याद रखिएगा, किसी विशेष वर्ग का प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं है पर्याप्त रूप से, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अब आरक्षण को यहां थोड़ी इमेजिन करिए, बात समझ में आ रही? आरक्षण को अब थोड़ी याद करिए, और इस टॉपिक को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने आरक्षण में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इसके बाद आप आरक्षण वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो आरक्षण में क्या है, आप देखिए कि आरक्षण में जाति के आधार पर भेदभाव होता है ना। कैसे कि किसी विशेष जाति को आईएएस में 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, अर्थात 9 अवसर मिलेंगे, है ना। किसी दूसरी जाति को 6 अवसर मिलेंगे। तो भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो है ना 9 बार फॉर्म भर सकता है, 6 बार फॉर्म भर सकता है, मैं ये सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं। तो भाई आप एक तरफ अभी कह रहे थे 16(1) में कि अवसर की समानता होगी, पर यहां देखो एक को 9 अवसर है, एक को 6 अवसर है, ऐसा भेदभाव क्यों? तो भाई 16(4) में संविधान निर्माताओं ने कहा कि यदि किसी विशेष वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके सरकारी नौकरियों में लाने के लिए भेदभाव किया जा सकता है। फिर याद रखिएगा, यहां भी अगर ये उलझन आए तो आपको आर्टिकल 14 का भाग 2 याद करना है ना, जो मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि कानून का समान संरक्षण। अब समान संरक्षण क्यों? क्योंकि भाई 16(1) ने कह तो दिया कि भेदभाव नहीं करोगे, पर एक वर्ग इतना कमजोर है कि वो सामान्य लोगों के साथ दौड़ ही नहीं सकता, उसको विशेष रूप से केयर नहीं की जाएगी तो पिछड़ता चला जाएगा। इसीलिए उसके लिए अलग से कानून बनाना होगा, अर्थात उसको अलग से संरक्षण देना होगा। याद है ना 14? तो वही इसको अप्लाई करिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 16 का जो भाग 4 है वो क्या कर रहा है कि जो वर्ग विशेष रूप से कमजोर है उसको क्या कर रहा है, मजबूती दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? ताकि समानता आ सके। आपको ये लग रहा होगा कि ये भेदभाव कर रहा है, पर इस भेदभाव का उद्देश्य भी क्या है? समानता लाना। क्लियर? तो इसको कहते हैं सकारात्मक भेदभाव। तो बात समझ में आई? 16(4) क्या कहता है कि विशेष वर्ग को। अब विशेष वर्ग कौन डिसाइड करेगा? राज्य डिसाइड करेगा। अगर राज्य को मान लो लगता है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो ट्रांसजेंडर को देगा आरक्षण। अब देखिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है ना। एक समझिए कि मान लीजिए 100 पूरी जनसंख्या है ना, जिसमें आप तो जानते हैं कि 15% मान लीजिए एससी है। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लोग नौकरी करते हैं और 10 लोग सरकारी नौकरियां टोटल हैं, है ना। अब 10 में मान लीजिए कि 0 लोग एससी लोग हैं, है ना, मतलब एससी समुदाय से कोई है ही नहीं, तो क्या कहा जाएगा? इस एससी समुदाय का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो क्या करोगे कि जो 10 नौकरियां हैं ना, इसमें 15% एससी समुदाय भरा जाएगा आरक्षण के द्वारा।
उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो समझ में आ गया अब आपको इसका क्या मतलब है कि टोटल जो 10 वैकेंसी हैं लोक नियोजन से संबंधित पद हैं, देखिए निजी नहीं, 10 वैकेंसी सरकारी नौकरी से संबंधित है, उसमें क्या करेंगे हम अब जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं था। बात समझ में आई? तो इस तरह आपको 16(4) को समझना है। मैंने ट्रांसजेंडर का इसलिए एग्जांपल दिया कि नॉर्मल आप देखते होंगे जाति के आधार पे ही, तो आपको ऐसा ना लगने लगे कि 16(4) केवल जाति के लिए कहा गया है। 16(4) का संदर्भ ठीक किसी भी पिछड़े हुए वर्ग के लिए है, जबकि 15 में याद रखिएगा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात की गई थी। जो 15 बताया था तो 15 में 3 किसका संबंध में था? महिला व बच्चों के लिए, लेकिन 15(4) का संबंध सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। ऐसा 16 में नहीं लिखा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 का 5 पार्ट, 16 का जो 5 पार्ट है वो भी अपवाद है। ये क्या कहता है कि मान लीजिए अगर राज्य है ना किसी धार्मिक संस्था के लिए, ठीक है, संस्था हो या उसका कोई ट्रस्ट हो, मान लो कोई धार्मिक संस्था है या कोई धार्मिक ट्रस्ट है या कोई संप्रदाय संबंधित संस्था है या संप्रदाय से संबंधित कोई ट्रस्ट है, तो इसके मेंबर के लिए एक विशेष धर्म का प्रावधान कर सकती है। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही हो तो उदाहरण से देखिए कि मान लो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है, हाल ही के समय की न्यूज है ना, राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है। अब इस ट्रस्ट में कई लोग चुने जाएंगे। अब जो लोग भी चुने जाएंगे उनको कौन चुनेगा? राज्य चुनेगा। अब 16(1) क्या कहता है कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें राज्य चुन रहा है, इस ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं वो राज्य के द्वारा चुने जा रहे हैं, और राज्य क्या है? राज्य के लिए यह बाध्यकारी है कि धर्म के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। तो मतलब इसमें सभी धर्मों के लोगों को होना चाहिए। मान लो जो भी न्यूनतम मानदंड बनाया गया है, जैसे मान लो कहा जाए कि 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोग होंगे। अब याद रखिएगा 35 वर्ष जो लगाई गई है क्राइटेरिया, वो ना तो धर्म है, ना तो जाति है, ना तो लिंग है, ना तो उद्भव है, ना तो निवास स्थान है, ना तो जन्म स्थान है ना। उम्र के आधार पे केवल भेदभाव किया जा सकता था, पर आप देखो कि इसमें तो सभी हिंदू हैं। ऐसा क्यों? और इसमें नियम भी बनाया गया है कि हिंदू ही केवल इसमें रह सकते हैं। तो इसी को इस आर्टिकल से आप समझिए कि 16 के भाग 5 में यह कह रखा है कि यदि कोई धार्मिक संस्था या कोई धार्मिक ट्रस्ट है तो उसके पदाधिकारी के चयन के संबंध में या नियुक्ति के संबंध में धर्म के आधार पे भेदभाव हो सकता है। तो इसमें केवल और केवल धर्म के आधार पर किया गया है राम मंदिर के संदर्भ में। या मान लीजिए कई और भी संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं केवल हिंदू की संस्थाएं हैं, कई मुस्लिम संस्थाएं हैं, कई ईसाइयों की संस्थाएं हैं, तो उसमें ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। और इसकी पावर कहां से आती है? आर्टिकल 16 के 5 से। ठीक, तो क्लियर हो गया। चलिए, तो आपको मैंने 16 में क्या बताया कि भाई सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती, अर्थात सरकारी नौकरियों के संदर्भ में सभी को फॉर्म भरने की समानता है। फॉर्म भरना मतलब अवसर की समानता। ठीक, अब इसको कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर सभी को नौकरी मिलेगी क्या? तो भाई नौकरी नहीं, सरकार ने न्यूनतम मानदंड रखे हैं, वो न्यूनतम मानदंड के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूनतम मानदंड के लिए केवल कुछ ही लोग बस हो। जैसे एक समय क्या होता था कि राज्य के कुछ पद होते थे ना, वो केवल ब्राह्मणों के लिए होते थे। कहने का क्या मतलब कि मान लो फॉर्म निकला अगर उसके लिए, तो केवल ब्राह्मण ही भर सकते हैं और कोई तो भर ही नहीं सकता, अर्थात दूसरे को तो अवसर ही नहीं है। जैसे इस समय यूपीएससी के मान लो 9 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है ना, और तो एक समय ऐसा रहता होगा मान लो कि जो बड़े पद हैं उसमें केवल ब्राह्मणों को अवसर है, बाकी तो सभी के लिए 0 अटेम्प्ट हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 17, यह आर्टिकल अपने आप में सबसे यूनिक आर्टिकल है ना। आर्टिकल 16 पढ़ लिया हमने पूरा, है ना।
16 का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, 16 का पार्ट 2 पढ़ लिया, 16 का पार्ट 3 पढ़ लिया, पार्ट 4, पार्ट 5। अब है आर्टिकल 17। ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक क्यों है समझिए। आर्टिकल 17 ने क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता पूरी तरह से खत्म होगी, उन्मूलन, है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी को तो आपको पता है, इसके बारे में क्या बताना। ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म की सबसे खराब एक प्रैक्टिस थी। गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो, पहले तो कहते थे कि पुनर्जन्म ना ही हो, लेकिन कहते थे अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे हरिजन समाज में पैदा किया जाए, ताकि मैं इस वर्ग के उत्थान के लिए लगातार संघर्ष करता रहूं। अब बताइए कि कितनी खराब स्थिति थी। आपको तो सामान्य सी बात पता ही होगी, अभी भी आप नॉर्मली देखते होंगे, लेकिन उस समय तो ये हाल था कि अगर मान लीजिए एक रोड है और उस रोड से कोई हरिजन समुदाय का व्यक्ति निकल रहा है तो उसको आवाज करते हुए निकलना पड़ता था कि मैं आ रहा हूं, जो भी दूसरे वर्ग के लोग हों इधर उधर हो जाए, ताकि मेरी परछाई भी ना पड़े, है ना। भौतिक मतलब भौतिक टच तो छोड़िए, आप फिजिकल टच तो छोड़िए, परछाई भी ना पड़े, ऐसी बातें थी। कितनी बुरी हालत थी इनकी। वो तो कहो भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले व गांधी जी जैसे महान शख्स आए और उन्होंने इस अस्पृश्यता के खत्म करने में महान भूमिका निभाई। कई लोग तो गांधी जी को कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर वो गांधी जी के महत्व को नहीं अभी समझते, क्योंकि वो गांधी जी को वास्तविक रूप से नहीं समझते। वो गांधी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व फेसबुक यूनिवर्सिटी से तो जानते हैं केवल, उन्हें रियल में नहीं पता कि गांधी जी ने इस वर्ग के लिए क्या किया। अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखो, ये दोनों कहते थे कि अस्पृश्यता खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल। गांधी जी तो कहा करते थे कि अगर अस्पृश्यता नहीं खत्म हुआ तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग था। अंबेडकर कहा करते थे कि कानून के माध्यम से अस्पृश्यता खत्म कर देना चाहिए, इतने सशक्त कानून बनाने चाहिए कि खत्म हो जाए। पर गांधी कहा करते थे कि लोगों के हृदय को ऐसे परिवर्तित किया जाए कि अस्पृश्यता खत्म हो जाए, है ना। वो कहते थे कि कानून की एक लिमिट होती है, कानून वास्तविक रूप से उतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रभावी हृदय परिवर्तन होगा। आप देखिए आज की डेट में कि दहेज को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, क्या कानून इतना प्रभावी है? अरे भाई, जो कानून के रखवाले हैं वही सबसे ज्यादा दहेज लेते होंगे और लोग देते भी हैं। तो देखिए, कानून की लिमिट होती है, कानून हर जगह सक्सेस नहीं होता, लेकिन अगर हृदय परिवर्तन कर दिया जाता तो जरूर सक्सेस होता। इसका एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए और बी हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, एक कानून बना दिया जाए कि ये आपस में लड़ेंगे नहीं, साथ रहेंगे एक रूम में, है ना। तो मुझे आप बताओ, ये एक रूम में रह रहे हैं, कानून बना है, रूम के बाहर जाएंगे तो इन्हें सजा हो जाएगी, तो ये मजबूरी में तो रह रहे होंगे, लेकिन क्या कभी एक दूसरे से हंस के बात करेंगे? लेकिन अगर मान लो यही इनको ए और बी को आपस में समझाते और आपस में समझा के क्या करते, एक साथ रहने के लिए प्रेरित करते, तो ये शायद आपस में भी रहते, हंस के रहते और मिल के रहते। तो कौन सा मॉडल ज्यादा सही है? ये मॉडल ज्यादा सही लग रहा होगा, ये मॉडल सही नहीं लग रहा होगा। तो देखो, गांधी जी का यही मॉडल था, पर समस्या इसके साथ भी थी कि ये बहुत आदर्श स्थिति थी, ऐसा नहीं हो सकता था। रियल में तो ये होता कि कानून के आधार पर पहले उनको एक कमरे में बंद करो, फिर इन दोनों के बीच में मेल जोल बढ़वाओ, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जो दूरी थी एक लोअर कास्ट और एक अपर कास्ट के बीच में, वो कैसे खत्म हो सकती थी? जब गांधी जी व अंबेडकर जी दोनों के प्रयासों को सम्मिलित रूप से महत्व मिलता, और मिला भी, लगातार धीरे धीरे मिलता भी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 17 में फिर आते हैं, है ना। मैंने अभी 17 के पहले पृष्ठभूमि को आपको समझाया, तो 17 में क्या कहा गया है? 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का पूरी तरह से उन्मूलन होगा, किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी। ऐसा नहीं है केवल आप शब्दों पे बोलो कि भाई मुझे छूना मत, ये मत करना, है ना। आप अगर कोई ऐसा जेस्चर भी करते हो, फिजिकल जेस्चर, है ना, किसी भी तरह का, आप मान लो
ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति करते हो जिसका संदर्भ अस्पृश्यता से है तो वो खत्म होना चाहिए। साथ में ये भी कहा कि अस्पृश्यता तो खत्म करो, है ना, अस्पृश्यता तो खत्म। और साथ में ये भी कहा कि जो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे या जो अस्पृश्यता को मान्यता देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, है ना। अर्थात ये भी कहा कि इसको अपराध घोषित करो और जो ये अपराध करेगा उसके लिए दंड भी दो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 17 के द्वारा यह प्रावधान किया। क्या प्रावधान किया कि अस्पृश्यता पूरी तरह से खत्म हो गई और अस्पृश्यता को अगर कोई बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो और उसको दंड दो। तो यह प्रावधान किया। और याद रखिएगा इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। पहली खासियत है कि अस्पृश्यता के संदर्भ में न केवल राज्य के ऊपर लिमिट लगाई कि राज्य किसी तरह की अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देगा, साथ में व्यक्तियों को भी रोका गया है कि व्यक्ति भी नहीं दे सकते अस्पृश्यता को बढ़ावा। बात समझ में आई। अगर राज्य बढ़ावा देंगे तो उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होगी और अगर मान लो कोई व्यक्ति भी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये एक ऐसा मूल अधिकार है जो राज्य को भी लिमिट लगाता है और व्यक्ति को भी लिमिट लगाता है। अब आप बताओ इस तरह का एक अभी अधिकार हम लोगों ने पढ़ा, वो अधिकार कौन सा था? याद करो, आर्टिकल 15 का पार्ट 2। 15 का पार्ट 2 क्या कह रहा था? 15 का पार्ट 2 किसको रोक रहा था? नागरिकों को ही रोक रहा था, नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए। तो वैसे ही आर्टिकल 17 भी क्या है? राज्य को भी रोकता है और व्यक्ति को भी रोकता है। अब व्यक्ति को रोकने के लिए क्या करना है? हमें कानून बनाना होगा। भाई कानून तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर राज्य मान लो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे लग रहा है कि अनटचेबिलिटी बढ़ेगी, तो नागरिक किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं? राज्य के खिलाफ कर सकते हैं। और राज्य के खिलाफ शिकायत करने के लिए आर्टिकल 32 है हमारे पास, अब इसको पढ़ेंगे। लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव होता है या उसको लगता है कि अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो कहां शिकायत करेगा? मेरी बात समझिएगा कि अगर मान लो ये मिस्टर एक्स है, अगर मिस्टर एक्स को लगता है कि स्टेट इसके साथ गलत कर रहा है या अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है, तो मिस्टर एक्स सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे सीधे और स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति वाई है और वाई अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर एक्स क्या करेगा? याद रखिएगा, स्टेट के खिलाफ तो आप जाओगे कहां? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में। पर व्यक्ति के खिलाफ आप कहां जाओगे? व्यक्ति के खिलाफ जाने के लिए आपको थाने जाना पड़ेगा, चौकी, है ना। और जब थाने या चौकी जाओगे तो सवाल उठता है, वहां बिना कोई कानून के काम होता नहीं। वो यही पूछेंगे कि भाई आप किस कानून के तहत एफआईआर करवाना चाहते हो, या वो नहीं पूछेंगे। उनके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सी एफआईआर, मतलब किस कानून के तहत एफआईआर की जाए। जैसे मान लीजिए किसी की मर्डर हो जाता है तो तुरंत 302, है ना, या मर्डर का अटेम्प्ट किया जाता है तो 307, ये सब आईपीसी की धारा है। आईपीसी की 420, मान लो अगर किसी के साथ धोखाधड़ी किया जाए, जैसे आप जाओ, आप कहो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, तो 420 लगा दी जाएगी। लेकिन अनटचेबिलिटी के संदर्भ में एक सवाल उठता था कि भाई अनटचेबिलिटी को लेकर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करेगा तो किससे हम किस शक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए जरूरी था कोई कानून। क्या जरूरी था? कानून। देखिए ये थोड़ी बारीक बातें हैं, सामान्यतः कहीं चर्चा नहीं होती, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको हर चीज बताऊं, आपको चाहे अच्छी लगे या ना लगे, पर मुझे बताना है ना। तो कानून बनाना होगा। और देखिए आर्टिकल 17 में भी कहा गया था, क्या कहा गया था? कि इसको अपराध घोषित किया जाए, है ना, और अपराध घोषित किया जाए और जो कोई करे उसको दंड दिया जाए। बात समझ में आ रही? तो इस सब काम करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया। वो कानून क्या था? वो कानून था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। संसद ने यह कानून बनाया। अब देखिए इस कानून को बनाने के लिए संसद को कहां से शक्ति मिल रही है? आप कहोगे सर आर्टिकल 17 से।
क्योंकि आर्टिकल 17 ने कहा है कि इसको अपराध घोषित किया जाए और दंड दिया जाए। साथ में एक आर्टिकल और है, वो आर्टिकल 35 है। अब आपको ये मैं बाद में बताऊंगा, बस याद रखिएगा इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु संसद कानून बना सकता है। अब चूंकि ये मूल अधिकार है, इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। और ये कानून कहाँ से बन रहा है? यहाँ से भी शक्ति पा रहा है ना। तो आर्टिकल 35 और आर्टिकल 17 दोनों का सम्मिलित प्रयोग करते हुए संसद ने यह कानून बनाया। अब अगर कोई जाता है, मान लो, अभी चलिए इसको बाद में बताते हैं। तो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम आपको समझ में आया? इसके तहत कहा गया कि अस्पृश्यता करने वाले को सजा मिलेगी, एक सामान्य बात अभी समझिए। पर यह कानून बहुत डाइल्यूट था, मतलब बहुत कमजोर था। जिस हिसाब से अस्पृश्यता फैली हुई थी उसको यह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैसे आप माझी मूवी देखो, माझी मूवी में एक सीन दिखेगा आपको जिसमें जो हीरो है वो कहता है कि अस्पृश्यता खत्म हो गई, पर आप देखिए वही उसके साथ गलत किया जाता है ना। अर्थात ये कानून इतना डाइल्यूट था कि ये प्रभावी नहीं था। तो इस कानून को मजबूत बनाने के लिए एक समिति गठित की गई, पेरूमल समिति। पेरूमल समिति ने कहा कि यह कानून बहुत ढीला ढाला है, इसको हटाओ और इसकी जगह एक कानून लाओ जिसका नाम होगा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये कानून आया तो 1976 में था, लेकिन इसका नाम यही रहा 1955। क्यों? क्योंकि पेरूमल समिति ने कहा था यह कानून बहुत ढीला ढाला है, इसकी जगह नया कानून लाना पड़ेगा। उसका नाम रखा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन इसका नाम बदला और इसमें संशोधन किया। कहने का मतलब इसको पूरी तरह से नहीं खत्म किया, इस कानून को पूरी तरह से नहीं खत्म किया। पेरूमल समिति के अनुसार इसका नाम बदल दिया और इसमें कुछ बहुत सुधार कर दिए, है ना। इसीलिए देखिए आया तो ये 1976 में है, बात समझिएगा, लेकिन इसके आगे हमेशा 1955 ही लिखा होगा। कारण यही है कि ये कानून वही था पर इसमें थोड़ी सुधार किए गए थे। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया, मैं आपको ये बता दूं। पहली बात तो एक ये भी समझ लीजिए कि इनमें और इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। पहले वाला कानून क्या कह रहा है? अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, जबकि दूसरा क्या कर रहा है? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। आपको इसमें अंतर समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत गरीब हूं, है ना, और मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो एक आदमी आता है, वो मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसको रोक देता है। पर दूसरा आदमी आता है कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसको तो रोकता ही रोकता है, साथ में वो मेरी केयर भी करता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? एक ने केवल गलत को रोका और दूसरे ने जो गलत हो रहा था उसको तो रोका ही रोका, साथ में उसके साथ कुछ अच्छा भी किया, अर्थात एक कदम और आगे। बात समझ आ रही? तो वैसे ही जो दोनों कानून है, पहला कानून केवल रोक रहा था अस्पृश्यता को, कुछ दे नहीं रहा था, है ना। लेकिन दूसरा कानून उस हरिजन समुदाय को न केवल संरक्षण दे रहा था, मतलब कहने का मतलब कि उनके साथ जो गलत हो रहा उसको तो रोक ही रहा था, साथ में उसको राइट्स भी दे रहा था। तो ये ज्यादा अच्छा कानून माना जाएगा। बात समझ में आई? अब इस कानून को थोड़ी समझ लेते हैं। इस कानून में क्या क्या कहा गया है? तो जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कहा गया है, सबसे मेन बात तो क्या कहा गया है ना, मैं केवल आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि इसके बारे में आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए, आप खुद पढ़ो, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको खुद भी पढ़नी है ना, हर चीज थोड़ी मैं बताता रहूंगा। इसमें क्या कहा गया? इसमें तो सबसे पहले कहा गया कि अस्पृश्यता एक अपराध है। अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है किसी भी तरह से तो उसको सजा होगी। अब सवाल यह है कि अनटचेबिलिटी क्या है? यह नहीं डिफाइन किया कि अनटचेबिलिटी क्या है, और यह संविधान में भी कहीं नहीं व्याख्या किया गया। संविधान ने बस यही शब्द लिख दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह नहीं बताया कि अस्पृश्यता है क्या। और सेम ऐसा ही इस कानून ने कहा, कानून ने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, उसको कोई करेगा तो उसको इतनी इतनी सजा होगी। साथ में इसमें यह भी कहा, अब मन में जो सवाल आ रहा है ना कि अस्पृश्यता है क्या, ये मैं भी डिफाइन करता हूं।
साथ में यह भी कहा इस कानून ने कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी इस समुदाय के संदर्भ में अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं कर रहा तो वो भी एक अपराध होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति जो इस समुदाय का है वो गया चौकी और उसने कहा कि मेरे साथ गांव के कुछ लोगों ने गलत किया, एफआईआर लिखिए। अगर मान लो दरोगा साहब ने एफआईआर नहीं लिखा तो दरोगा साहब भी अपराधी होंगे। इतना मजबूत यह कानून था। और इसमें क्या कहा गया, इसमें यह भी कहा गया कि मंदिर में प्रवेश करने से अगर कोई रोकेगा तो उसको भी क्या होगा, सजा होगी। अगर मान लो इस समुदाय को होटल में, अस्पताल में या किसी सार्वजनिक स्थल में जाने से रोका गया तो भी सजा होगी। तो ये कानून इस तरह का सशक्त है। आपको तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ नियम है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस कानून के तहत अपराधी पाया गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ लीजिए अब, क्योंकि सही भी है कि अगर कोई व्यक्ति समाज के एक बड़े समुदाय के साथ गलत करता है, अर्थात पहले तो इतना गलत हुआ अब भी वो गलत कर रहा है, तो उसको कोई हक नहीं है चुनाव लड़ने का, है ना। उसे कोई हक नहीं होना चाहिए। और ये है भी, कानून भी है। यदि कोई सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के तहत अपराधी माना जाता है तो उसको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। अब अनटचेबिलिटी क्या है, मेन सवाल ये आता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है, मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको समझा लूं। तो देखिए अनटचेबिलिटी आप समझिए क्या होगा। आपको बस छूना शब्द समझ में आ रहा है क्या? इतना छोटा नहीं है जी, है ना। इसको समझिए अनटचेबिलिटी कैसे हो सकती है। जैसे मान लो एक समुदाय, है ना, मान लो एक व्यक्ति है कोई एक्स, वो मंदिर गया और मंदिर में दर्शन करके आ गया। वाई गया, वाई को रोक दिया, वाई को रोका और कहा कि तुम मंदिर में आने की योग्य नहीं हो, तुम निर्योग्य हो, तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि आप मंदिर में नहीं आ सकते। तो सवाल ये उठता है क्या ये अस्पृश्यता है कि नहीं है? तो देखिए अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसका आधार केवल यह है कि उसने एक विशेष समुदाय में जन्म लिया है, अर्थात एक विशेष समुदाय में जन्म लेने के आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये अनटचेबिलिटी है और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तुरंत पुजारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पुजारी मात्र इस आधार पर किसी को रोक रहा है कि तुमने एक विशेष वर्ग में जन्म लिया है, केवल जन्म के आधार पे, मतलब उसकी कोई गलती नहीं, उसने जन्म लिया और उसको निरोग्य घोषित कर दिया। जैसे मान लो कि सरकारी नौकरी केवल आपको इसलिए नहीं मिलेगी आप विशेष परिवार में जन्म लिए हो। पहले यही होता था ना, अरे भाई जन्म के आधार पे हर चीज से वंचित कर दिया जाता था। अरे मान लो मेरा जन्म आज यहां हुआ है, मान लो अगले जन्म मेरा कहीं और हो जाए तो इसमें मैंने थोड़ी कुछ डिसाइड किया, लेकिन मेरे साथ कितना अपराध हो सकता होगा आप सोचिए। समझ में आ रही है आपको बात? कितनी आपको वंचना झेलनी पड़ेगी केवल इसलिए क्योंकि आपने एक विशेष समुदाय में जन्म ले लिया। जन्म के आधार पे केवल अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो वो अनटचेबिलिटी है। आपको कि सर जन्म के आधार के अलावा भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। मान लीजिए कि आप मंदिर आ रहे, मास्क नहीं लगाए और आप खांसी कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं भैया तुम बाहर रहो, डिस्क्वालीफाई। तो मैंने किस तरह डिस्क्वालीफाई किया? जन्म के आधार पे नहीं, बीमारी के आधार पे। भैया कोरोना फैला है, दूर रहो। समझ में आई बात? मान लो कोई विशेष बीमारी से ग्रसित है, उसको हम नहीं अंदर आने देंगे, उसको हम दूर रखेंगे। तो ये जो डिस्क्वालीफाई किया, ये क्यों किया? क्योंकि उसको कोई बीमारी है, जन्म संबंधित नहीं है। बात समझिए। मान लो कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, आना चाहता है, हम उसको रोक देंगे कि भाई मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। जैसे मान लो कोई नशे में हो, है ना, लिए हो थोड़ी बहुत, तो हम उसको रोक देंगे। उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम केवल इसलिए नहीं अंदर आ सकते क्योंकि तुमने उसमें जन्म लिया है, जबकि ये कहेंगे कि तुम अल्कोहल लिए हुए हो इसलिए नहीं आ रहे, है ना। तो डिस्क्वालीफाई करने का आधार क्या होना चाहिए? जन्म के इतर कुछ होना चाहिए। जन्म के आधार पे अगर करोगे तो अनटचेबिलिटी माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अनटचेबिलिटी क्या है? अगर जन्म के आधार पे हम किसी को रोकते हैं तो अनटचेबिलिटी है, अगर जन्म के आधार पे भेदभाव करते हैं तो अनटचेबिलिटी है। अर्थात
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत बड़ी व्याख्या की, है ना। अगर मान लो संसद इसकी व्याख्या करती तो ये कह देती ना कि अनटचेबिलिटी क्या 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 है, फिर उसके अलावा भी कई तरह के उसके स्वरूप निकल सकते थे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत व्यापक डिफिनेशन दे दी कि भाई अगर जन्म के आधार पर कैसा भी भेदभाव होता है तो अनटचेबिलिटी है। बात समझ, आप जन्म के आधार पर कहोगे फॉर्म नहीं भर सकते तो वो भी अनटचेबिलिटी है। वो अनटचेबिलिटी कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, एक प्रकार से आपको क्या कर रहा है, दूर रख रहा है ना। देखिए अनटचेबिलिटी इस समय बहुत जरूरी हुई बहुत आप लोगों को फील हुई होगी जब कोरोना में थोड़ी सी खांसी आ जाए आपको तो आपको लोग तुरंत देखने लगते थे, भैया दूर रहो यार। अब आप समझो कि थोड़ी समय के लिए दूर रहना और सदियों से दूर रहने में कितना अंतर होगा, और आप थोड़ी समय को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होंगे तो उन्होंने सदियों से ये चीजें झेली है, उनके साथ क्या होती होगी। बात समझ में आ रही, उनका दुख समझ में आ रहा है ना। तो अब शायद समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है कि इसके लिए भी आपको कुछ प्रयास करना है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि अनटचेबिलिटी अभी भी कहीं ना कहीं है। तो ये आपका भी दायित्व है कि आप इसको खत्म करो, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 17 की कुछ खासियत है कि कैसे ये राज्य को भी रोकता है, ये व्यक्ति को भी रोकता है ना। साथ में ये एक समाज को भी अच्छा बनाना चाहता है, एक राज्य को भी अच्छा बनाना चाहता है। व्यक्ति को इसलिए रोक रहा है ना क्योंकि समाज को सही करना चाहता है, राज्य बस नहीं समाज भी सुधरे। और जब इस आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो याद रखिएगा सभी लोग एक मत में थे, अर्थात किसी ने भी इसके बारे में आर्टिकल 17 के बारे में कोई बात दूसरी नहीं की कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। सब एक मत में थे कि आर्टिकल 17 सही है और उन्मूलन होना चाहिए अस्पृश्यता का। तो यहां तक क्लियर हो गया, अस्पृश्यता क्लियर। तो देखिए हम लोगों ने आज आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 पढ़ा, है ना। आर्टिकल 18 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए मेरे गले में थोड़ी समस्या है इसलिए मैं इस समय लंबी क्लास नहीं ले सकता, मैं कुछ समय बाद जरूर क्लास लंबी लूंगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस हो सके, है ना। तो मुझे गले में दिक्कत होती है, इस कारण मैं थोड़ी कम क्लास लूंगा फिलहाल हाल के समय में, ठीक। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए धन्यवाद।